हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है फूड के एब्जॉर्प्शन में। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, आपके बुक्स में कई बार ये वर्ड यूज करते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसे। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं एक्चुअली। और बेसिकली अगर आप देखें तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन और एमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट इसी मेथड से होता है। इवन अगर आप देखें किडनी ट्यूब्यूल्स में जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहां जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है, एमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन है, वो भी इसी मेथड से होता है। क्या कहते हैं इसको? इसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब ये एक्टिवली होता है या पैसिवली होता है, इसी डायग्राम को, इसी चीज को बताने के लिए ये वाला पार्ट्स मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ देखिए, जैसे मान लो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का एक टीएस बनाया हमने। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, उसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो आप जानते हैं कि उसमें काफी सारे तरह के फोल्ड्स वगैरह होते हैं। सर्कुलर फोल्ड होता है ना। इसके अलावा जो उसका विलाई का पार्ट है, माइक्रो विलाई का पार्ट है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को कई टाइम्स क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना। और आप जानते हो कि अगर मान लो कि ये एक सर्कुलर फोल्ड है, तो इस सर्कुलर फोल्ड के सरफेस पे जो आप जब इस पार्ट को इनलार्ज करेंगे आप, तो इस पार्ट को इनलार्ज करने पे आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पर कई सारे विलाई होते हैं। जो म्यूकोसल फोल्ड होता है, जो इंटेस्टाइन का जो सबसे नीचे का जो एक लेयर है, म्यूकोसा इसे कहते हैं। तो इसी म्यूकोसा का ये फोल्ड है, और इसी फोल्ड से क्या बनता है? मतलब विलाई का फॉर्मेशन होता है ना। और अगर आप इस विलाई के पार्ट को, अब देखो, जैसे कहते हैं बीच में स्पेस है तो गट का पार्ट है, तो क्या कहते हैं? गट कैविटी कहा जाता है फिर उसको। तो अगर मान लो यहाँ पे कई सारे विलाई मिलेंगे, तो इसी विलाई के पार्ट को मैंने यहाँ पे इनलार्ज किया है। यहाँ समझिए पहले आप, ये मान लो एक सिंगल विलाई का स्ट्रक्चर है ऐसे, और इस विलाई के बाहर का जो कैविटी है उसे क्या बोलते हैं? उसको गट कहते हैं, गट कैविटी कहते हैं इसको, है ना। और विलाई के सरफेस पे अगर आप देखोगे तो विलाई के, जैसे मान लो अगर ये मैंने बताया कि ये मान लिया जाए एक विलाई का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, तो विलाई के सरफेस पे आप देखोगे इस तरह के सेल्स मिलते हैं। इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं एंट्रोसाइटिक सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? इसे एंट्रोसिटिक सेल्स कहा जाता है। और इस सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी के पार्ट्स का नाम क्या बताओ? इसे माइक्रोविलाई कहा जाता है। मतलब एंट्रोसिटिक सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके जो फोल्डिंग्स होते हैं, इसी के फोल्ड को क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई कहा जाता है। जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स तक क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है ना। तो याद देखो, अगर ये मान लो एंट्रोसिटिक सेल्स है ये, तो एंट्रोसिटिक सेल्स के बीच का ये जगह जो देख पा रहे हैं आप, इसे कहते हैं पैरा सेलुलर स्पेस। और इसके सरफेस पे ये जो फोल्ड देख रहे हो आप, इसका नाम क्या बताओ? इसको माइक्रो विलाई कहते हैं। विलाई के अंदर जानते हैं आप क्या होता है? दो तरह का चैनल है न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में, ब्लड में लाने के लिए। एक तो लैक्टियल चैनल होता है, देखो बीच में, जिसको आप लिम्फेटिक चैनल भी कहते हैं बेसिकली। और ब्लड कैपिलरीज वगैरह भी होते हैं, है ना। तो दो तरह का यहाँ पे चैनल है, लैक्टियल चैनल जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, और दूसरा ब्लड कैपिलरी होता है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ग्लूकोज का। तो देखिए पहले भी आप, सबसे पहले तो क्या होता है, देखो, एंट्रोसिटिक सेल्स के अंदर जो सोडियम है, एंट्रोसिटिक सेल्स के अंदर जो सोडियम होता है, उसे सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है, वहां पे एटीपीएच का एक्शन भी होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप की के हेल्प से सोडियम को एक्टिवली बाहर पंप किया जाता है। कहने का मतलब ये है, देखो, सोडियम को बाहर हमने कहा पहुंचा दिया? पैरा सेलुलर स्पेस में। और ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ, ये एटीपी डिपेंडेंट होता है। मतलब सोडियम को एंट्रोसिटिक सेल से बाहर निकालने के लिए एटीपी यूज हुआ। तो ये एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप, है ना। जब
सोडियम यहां से बाहर निकल जाएगा तो अब देखो गट के अंदर अब सोडियम का अमाउंट ज्यादा है और यहां पे सोडियम का अमाउंट कम हो चुका है क्योंकि सोडियम को एक्टिवली बाहर पंप कर दिया गया है ना। तो अगर सोडियम बाहर पंप हुआ तो एक नेचुरल ग्रेडियंट बनता है सोडियम का जो अब एंट्रोसिटिक सेल्स में अंदर आना चाहता है, लेकिन वो अपने आप अंदर नहीं आ सकता। उसे कैरी करने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत है एंड दैट्स व्हाई ये प्रोटीन इन्वॉल्व हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहा जाता है। तो सोडियम अगर अंदर आना चाहते तो सोडियम ये मान लो सोडियम का मॉलिक्यूल है और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसे कैरी करेगा अंदर की तरफ, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक इस पे ग्लूकोज का अटैचमेंट नहीं होता। मतलब ये है कि ग्लूकोज जब बाइंड कर जाएगा इससे तो सोडियम के साथ ग्लूकोज भी क्या होता है बताओ, इस सेल्स के अंदर क्या करेगा, एंटर करता है। मतलब सोडियम का एक नेचुरल ग्रेडियंट है। सोडियम गट के कैविटी में बहुत ज्यादा है और एंट्रोसिटिक सेल्स में क्या होता है, ये कम हो चुका है बिकॉज ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम। ये सोडियम पोटेशियम पंप की तरह वर्क करता है ये, है ना। तो सोडियम जब अंदर आएगा तो सोडियम के साथ ग्लूकोज की भी क्या होगी, एंट्री होगी। मतलब इसको सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। मतलब यह है कि ग्लूकोज भी अपने ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव कर रहा है इनसाइड द एंट्रोसिटिक सेल्स। तो कहने का मतलब यह है कि ग्लूकोज का मूवमेंट भी पैसिवली हो रहा होता है, लेकिन उस मूवमेंट को बनाने के लिए पहले क्या किया गया, पहले सोडियम को एक्टिवली पंप किया गया। तो ग्लूकोज का जो एंट्री है वो तो पैसिवली हो रहा है बेसिकली, लेकिन उसको पैसिव बनाने के पहले क्या हुआ था, सोडियम को बाहर एक्टिवली पंप किया गया था। तो वो सोडियम का बाहर जाना वो क्या हो गया, वो हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद सोडियम और ग्लूकोज की जो एंट्री है वो क्या बताओ, वो पैसिवली होता है, अलोंग द ग्रेडियंट होता है एंड दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसको। कहने का मतलब ये है कि सोडियम का और ग्लूकोज का दोनों का ही ट्रांसपोर्ट जो हुआ एंट्रोसिटिक सेल्स के अंदर, ये पैसिवली हो रहा है। बट ये पैसिव तब होगा जब एंट्रोसिटिक सेल्स के अंदर सोडियम का जो एक ग्रेडियंट उसको कम किया जाएगा। और उसको कम कैसे करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, और वो एटीपी से क्या होता है, ऑपरेट होता है। सो बोथ सोडियम एंड ग्लूकोज एब्सॉर्ब्ड by the method of we can say सोडियम तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह जा रहा होता है, उसके फ्लो में ग्लूकोज की एंट्री होती है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आ रहा है। तो एटीपी तो पहले खर्च हो चुका है, बट बिना एटीपी के यूज के हम ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और एमाइनो एसिड्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ इसी तरह से होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और एमाइनो एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन है ये कैसे होता है। देखो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और जो एमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन है ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। हाँ, आप जानते हो जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है ये सिंपली इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। इसमें एटीपी खर्च नहीं होता। ठीक है, तो ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और मेनली मैंने ये बताया आपको कि क्या होता है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Thank you.